थ्योरी ऑफ कर्मा कहती है कि जितने भी आप कर्म करते जाते हो वो दो भाग में बच जाते हैं, भुक्त और भोग। एक को आपको अभी भोगना है वर्तमान में, एक आपके इकट्ठे होते जाते हैं और बाकी आप इसका इस्तेमाल आपके कर्मों के टोकरी में होता रहता है। ज्योतिष यहाँ मदद करता है कि आपके अंदर जो प्रारब्ध लेके आए हो, जो कमियां हैं, उसको एक्सेप्ट कर लो और उसके अनुसार काम करोगे तो आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट और फिजन कम होगा। प्रश्न सही पूछोगे तभी तुम्हें जवाब सही मिलेगा। तो उनको ये भी पता होना चाहिए ना कि अगर मैं इसको एक गाइडिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ तो प्रश्न क्या पूछना है। सेकंड हाउस इंडिकेट करता है कि जो व्यक्ति है वो उसकी लेवल ऑफ एजुकेशन कैसी है, हायर होगी, मेडिकल होगी, नॉर्मल, कहाँ लेवल तक जाएगा वो, दैट इज कॉल्ड प्रॉमिस ऑफ एजुकेशन। जी मेरा जीवन कैसा होगा, क्या मैं खुश रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, मेरे पास पैसा है लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तब आप कौन से हाउसेस देखते हैं। फर्स्ट हाउस आपके पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है, आप किस पर्पज से यहाँ आए हो। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपका क्या मानना है। कई लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए आप अपनी किस्मत बता सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि आप अपनी किस्मत को ऑल्टर कर सकते हैं, लेकिन वाकई में एस्ट्रोलॉजी का आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे लाइफ में इसको एक गाइडिंग टूल के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, आज के पॉडकास्ट में हम इस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई राय लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी की मदद से, तो आपको क्या सही सवाल करना है, क्या जानना है आपको, सब पर आज बात होगी। मेरे साथ बहुत स्पेशल मेहमान आज जुड़ रहे हैं जो कि बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी के डीप इंसाइट्स देते हैं। उनका जो तरीका है कुंडली को डिस्कस करने का, देखने का, वो बड़ा ही अलग है। आपके लिए बहुत अमेजिंग रहेगा आज इस पॉडकास्ट को देखना। मैं रिकमेंड करूँगी कि लास्ट तक आप देखें। मैं स्वागत करना चाहूँगी प्रदीप चतुर्वेदी सर का। रिटायर्ड ज्वाइंट सेक्रेटरी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, साथ ही रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री। धन्यवाद इला जी, थैंक यू वेरी मच। सर जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज हम उनके जीवन में कैसे वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा सकते हैं थ्रू स्पिरिचुअलिटी, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम देखते हैं लोग ना पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, ताकि लाइफ अच्छी हो, हैप्पीनेस आए। ये बात समझ ही नहीं आती है लोगों को कि एंड प्रोडक्ट क्या है, हैप्पीनेस है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टूल साबित हो सकती है जिससे हम जान सकें लाइफ का पर्पस क्या है, जिससे हम हैप्पीनेस ला सकें लाइफ में, हमें जो लाइफ की क्वालिटी है उसको बढ़ा सकें। क्योंकि मैंने ना बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू किया है, उनका जनरली लोगों का एक परसेप्शन रहता है एस्ट्रोलॉजी को लेकर कि प्रिडिक्शन का साइंस है, ये फॉर्च्यून टेलिंग साइंस है। आपको क्या लगता है सर। देखो, ज्योतिष के माध्यम से बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, पर हर विधा की तरह इसके साथ भी जुड़े हुए कुछ समस्याएं भी हैं। लोगों को लगता है कि ये भविष्य बनाने की विद्या है, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये भविष्य के साथ साथ आपको ये बताता है कि आप वर्तमान को कैसे अच्छा जी सकते हैं, अपने जीवन को किस प्रकार से और अच्छी क्वालिटी के साथ जी सकते हैं, उसके माध्यम से सीख सकते हैं। अक्सर ये कन्फ्यूज़न रहा है कि ज्योतिष एक विज्ञान है या कला है। मैं खुद एक विज्ञान का छात्र रहा हूँ और ज्योतिष की शुरुआत मैंने एक नॉन बिलीवर की तरह की थी। अच्छा। मुझे लगता था कि ज्योतिष केवल लोगों को भ्रमित करने की चीज़ें होती थी। हो सकता है बताने वाले मुझे ऐसे नहीं मिले थे जिन्होंने मुझे भरोसा दिलाया हो कि ज्योतिष के अंदर बहुत गहन चीज़ें भी हो सकती हैं। उनको ध्यान में रखते हुए अगर मैंने जब खुद पढ़ा, खुद सीखा, अब जब पढ़ाता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि ज्योतिष पे हर एक प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। हर प्रश्न का उत्तर है, बशर्ते पढ़ने वाला उन चीज़ों को देखने की कोशिश करे। विधा कोई भी हो, एक स्टेज तक विज्ञान है। जब आप उसको इंटरप्रेट करने लगते हैं, इंडिकेट करने लगते हैं, तो वो कला बन जाती है, वो आर्ट होती है। वो हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। आप डॉक्टर के पास जाइए, एक नॉर्म्स तक तो विज्ञान है वो, पर वो बीमारी के बारे में समझाना, बीमारी का इलाज करना, बीमारी का डायग्नोस करना, ये उसका अपना एक्सपीरियंस है, ये उसके अपने इंटरप्रिटेशन की पार्ट है। बुखार कई प्रकार का है, दर्द कई प्रकार के हैं, वो चीज़। वैसे ज्योतिष में भी हर व्यक्ति कितना पढ़ के आता है,
हाँ, एक इस विधा के संग समस्या ये रही है कि अभी तक ज्योतिष को मूलभूत रूप से संपूर्ण विधा के रूप में पढ़ाई इतनी रूप से नहीं कराई जाती। जो लोग जुड़े हुए हैं या तो उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, या जो अनुवाद पढ़ रहे हैं अनुवाद कितने सही हैं ये नहीं मालूम होते। उनका अनुभव है पर उन चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए समय नहीं है उनके पास। तो इन सब को ध्यान में रखते कहा जाता है कि ज्योतिष के माध्यम से आप व्यक्ति को बता सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी लाइफ को क्वालिटी रूप में कर सकते हैं। आपने सही कहा कि हर व्यक्ति पैसा कमाना, हर व्यक्ति चाहता है कि अपने आप का नाम कमाना, पर हम अगर मूलभूत भी भूल जाएं कि हम चाहते क्या हैं। हमारे पास सब कुछ पाने के लिए पीस और हैप्पीनेस, सुख और शांति की ज़रूरत होती है। अगर हमें वही नहीं मिलता है तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। और अगर हमें सुख और शांति मिलती है, अक्सर लोग इस बात को भी कहते हैं कि बिना पैसे के आपको सुख कहाँ मिल सकता है। ये अपनी मान्यता है। हमें एक कार चाहिए ट्रैवल करने के लिए, कार की कीमत 8 लाख रुपए से लेकर 8 करोड़ तक की है। तो हम सुख किस में प्राप्त करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सुख और शांति का कहीं बैलेंस बहुत ज़रूरी है अपने क्वालिटी लाइफ लीड करने के लिए। सर, यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि जैसा मैंने सुना है कि आपका जो कुंडली है वो आपकी पास्ट लाइफ है, आप सारा प्रारब्ध कुंडली के रूप में लेकर आते हो। तो ऐसे में फिर कुंडली में तो निश्चित है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, पीस मिलेगा नहीं मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी नहीं मिलेगी, इसको बदल सकते हैं। फ्री विल कहाँ आती है? इला जी, इस पे मैं चूँकि एक विज्ञान के साथ बात कर सकता हूँ, या कह सकता हूँ कि मैं लीगल पर्सनालिटी लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ। हर एक लॉ के पीछे एक जूरिस्प्रूडेंस होता है। ज्योतिष का जूरिस्प्रूडेंस थ्योरी ऑफ कर्म है, कर्म का सिद्धांत बन के आता है, वो उसका बेस है। अगर जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ कर्म का मतलब ये हो गया कि हम पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर बात करते हैं। हाँ जी। हमें अक्सर प्रारंभ ये भ्रम हो जाता है कि कर्म हम जो कर रहे हैं या पहले किए हैं, कर्म इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, कभी रुकता नहीं है। आप जो भी करेंगे, कर्म का डेफिनेशन जो है कि एनी एक्शन और रिएक्शन, दैट इज ए कर्म। वही क्रिया है और प्रतिक्रिया है। अब आप ओरिजिनल कर रहे हैं तो क्रिया है, और किसी के कहने पे कर रहे हैं तो प्रतिक्रिया है। जैसे आपने प्रश्न पूछा, मैंने जवाब दिया, ये मेरी प्रतिक्रिया है। आपने प्रश्न कुछ और पूछा, मैंने जवाब कुछ और दिया, तो वो मेरी प्रतिक्रिया नहीं होगी, मेरी ओरिजिनल क्रिया हो जाएगी वहाँ पर। तो ये कर्म का संचार लगातार चलता रहता है वहाँ पर। थ्योरी ऑफ कर्मा कहती है कि जितने भी आप कर्म करते जाते हो वो 2 भाग में बट जाते हैं, भुक्त और भोग्य। एक को आपको अभी भोगना है वर्तमान में, एक आपके इकट्ठे होते जाते हैं, वो बाकी आप इसका इस्तेमाल आपके कर्मों के टोकरी में होता रहता है। जब जब जन्म होता है जातक का, तो उन सारे कर्मों की एक हुंडी में से या पोटली में से एक बैलेंस निकाल के आपको पकड़ा दिया जाता है। वो इस वर्तमान जन्म में आपको इसके फल भुगतते हैं। इसको प्रारब्ध के रूप में जानते हैं आप। प्रारब्ध मीन्स कि आप वो कर्म लेके आए हैं, इनको किस स्वरूप में भुगतेंगे। कर्म अपने आप काम नहीं करते, प्रारब्ध अपने आप काम नहीं करता। वर्तमान जन्म के कर्म माध्यम बन जाते हैं उनको पूरा करने के लिए आपके लिए। आप क्या कर रहे हैं उसको किस स्वरूप में दिखाएंगे। आप इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, इनको ऑल्टर नहीं कर सकते, पर इनकी ग्रेविटी को कम कर सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, एक बीमारी जॉन्डिस है और किसी व्यक्ति की कुंडली में ऐसा लग के आता है कि उसको जॉन्डिस होगी, तो जॉन्डिस होगी। पर जॉन्डिस की बीमारी में आप 1 हफ्ते में ठीक हो सकते हैं। आपने डिले किया तो 1 महीना लगेगा ठीक होने में, और डिले किया तो 6 महीने में ठीक होंगे आप, और डिले किया तो जीवन से भी आप हाथ धो सकते हैं। तो आपके हाथ में ग्रेविटी है कि मैं इस बीमारी से कितनी जल्दी ठीक हो सकता हूँ। आप चेंज नहीं कर सकते, बीमारी तो आएगी, उस बीमारी से आप सफ़र करेंगे या नहीं करेंगे ये आपके हाथ में है। यही फ्री विल है आपके पास। अगर जो ग्रह इन चीज़ों को काम करा रहा है उसका ध्यान रखा आपने, उसके ज़्यादा तंग नहीं किया, उसकी बात को माना आपने, तो आपको बीमारियों की जो ग्रेविटी है उसकी बीमारियों के कहीं ना कहीं आप कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ पर। तो ये कहना कि हम
अपने फ्री विल के माध्यम से प्रारब्ध को बदल देंगे, वो संभव नहीं है। नहीं है। हाँ, प्रारब्ध को किस प्रकार से उसके द्वारा दिए गए कष्टों को हम कम कर सकते हैं, वो हम संभव कर सकते हैं। दूसरा आपका प्रश्न था कि जब हम लेके ही आए हैं प्रारब्ध कष्ट भोगने के लिए, हम परेशान क्यों होते हैं? हम परेशान होते हैं डिसअपॉइंटमेंट्स और फ्रस्ट्रेशन को लेके। हमने ये किया, हमारा काम नहीं हो रहा है। पर अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि हमारा काम एक बार में नहीं होगा, रुक के होगा, तो हमें डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। तो अगर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी तो हमें लगेगा कि अब अगर मुसीबत आएगी तो हमारा काम हो जाएगा, या हमें बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला, तो मेहनत करनी पड़ेगी हमको। कुछ लोग ये अपना लेके आते हैं तो उनको ये मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि मुझे मेरा मेहनत किए कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे मेहनत करनी है, या मुझे रुकावटें आएंगी और रुकावटों के बाद जो फल आएगा वो लंबे समय तक हमारे पास रहेगा। हम गाड़ी चला रहे हैं सड़क पे, स्मूथ सड़क मिल रही है, बीच में स्पीड ब्रेकर आ गया। अब अगर स्पीड ब्रेकर अचानक आता है तो गाड़ी उछल जाती है, और आपको पहले से मालूम है स्पीड ब्रेकर है यहाँ पर, अगर उस रूट पर रुक जाते हो तो आप गाड़ी को कंट्रोल कर लेते हो, बिना जंप के निकल जाते हो। ऐसे ही लाइफ का भी है। हमें मालूम पड़ जाता है कि हमें लाइफ में इतनी स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, तो हम उसी प्रकार से अपनी कार्रवाई को करेंगे कि हमें स्पीड ब्रेकर मिलेंगे, हम उनमें उछलने से जगह पे अपने आप को शांत करके निकल जाएंगे, तो हमें चोट भी नहीं लगेगी, गाड़ी निकल भी जाएगी। तो क्या एस्ट्रोलॉजी ये बता सकती है कि किसको कितने स्पीड ब्रेकर मिलेंगे और क्या समस्याएं आएंगी? को मेरा अपना मानना है कि ज्योतिष में हर प्रश्न का उत्तर उपलब्ध है, बशर्ते आप पढ़ने वाला और जो पढ़ाने वाला है, जो पूछने वाला है और जो बताने वाला है, दोनों कितना सिंसियरली इन्वॉल्व है। जब हम लोग क्लासेस शुरू करते हैं तो एक प्रश्न मैं हमेशा अपने छात्रों से पूछता हूँ और कहता हूँ उसका उत्तर ढूंढ के लाना वहाँ पे। अगर इसका उत्तर दे लोगे तो शायद आपको ज्योतिष के बारे में भरोसा खुद को हो जाएगा, तो लोगों से जा सकते हो। आज का विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है कि एक अस्पताल में 5-6 OT होते हैं, तो ये संभव है कि 4-5 बच्चों की डिलीवरी एक समय पे हो सकती है। आप नोएडा में बैठे हैं तो नोएडा में किसी कैलाश हॉस्पिटल में 3 बच्चों की डिलीवरी एक साथ हो गई। तो उनका डेट भी एक हो गया, टाइम भी एक हो गया, प्लेस भी एक हो गया। उन तीनों की जन्म पत्री भी एक सी बन के आएगी, उसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम एक टूल का इस्तेमाल करते हैं डिविजनल चार्ट्स का, अगर समय का फ़र्क नहीं आएगा तो वो समय का फ़र्क भी उनके अंदर भी दिखाई नहीं पड़ेगा, सारे डिविजनल चार्ट एक से बन के आएंगे। उनमें से एक जाता है किसी सिंगल रूम फ्लैट पे, कोई जाता है एक बहुत बड़ी पॉश फ्लैट पे, और किसी बंगले में जाता है। तो इन तीनों बच्चों के जन्म एक ही समय हुआ है, तो ऐसा कौन सी चीज़ थी तो तीनों को अलग अलग जगह पे लेके गई? हमने इस प्रश्न का उत्तर ले ढूंढ के रख लोगे आप, और इस प्रश्न के उत्तर कुंडली के 12 खानों में छिपे हुए हैं, बाहर नहीं है। तो हम एज ए ज्योतिषी हमारे पास क्या होगा? 12 खाने होंगे कुंडली के, 12 राशियाँ होंगी और 9 ग्रह होंगे। तो जवाब आता है कि सर पुराने जन्मों का प्रारब्ध है, उसी कारण ऐसा हुआ है। हमें प्रारब्ध देखने के लिए हमारे पास जो हाउस अवेलेबल है 5th हाउस है, उसमें भी वही ग्रह हैं, वही राशि है, तीनों कुंडलियाँ एक सी हैं, हम तीनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करें वहाँ? तो उनको समझाया जाता है कि देखो आपके पास जब आप निकालते हो जन्म होके वो किस घर में गए हैं ये तो आपने देख लिया, और अगर 12 भाव देखे जाएं, उनको ध्यान से समझा जाए, उनके माता पिता कौन थे वो डिसाइड उस दिन नहीं हुआ था, वो उससे 8-9 महीने पहले डिसाइड हो गया था जहाँ वो कंसीव किए थे। इसका मतलब है कि जन्म से पहले जब कंसेप्शन हुआ था उस समय जो ग्रह की स्थिति थी वो भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंस दिखाती है कि प्रारब्ध जो 5th हाउस देख रहे हो आप जन्म कुंडली में, वो कंसेप्शन के ग्रह की स्थिति के साथ जुड़ के आया है। क्योंकि जब आपने कंसीव किया बच्चे व्यक्ति ने, तो उसके कुटुंब कौन सा होगा, वो कौन से माता होंगे, कौन से पिता होंगे, ये डिसाइड उस दिन हो गया था, जन्म के समय डिसाइड नहीं हुआ था। तो हम जब 2 प्रकार के ग्रह लेंगे तो हर बच्चे के कहीं ना कहीं डेट ऑफ कंसेप्शन अलग अलग हो सकते हैं, तो हम प्रारब्ध को जज कर सकते हैं कि हम किस प्रकार से चीज़ों को देखें वहाँ। आज के दिन में साइंस ने तरक्की की है, ये हमारी वैदिक गणित के ऐसे टूल्स हैं जिनके माध्यम से आप निकाल सकते हो कि जन्म के समय से बैकवर्ड करके कि कितने समय कंसेप्शन हुआ होगा।
ओके। हमें उस दिन मालूम पड़ा, जिस दिन कंसेप्शन का समय निकाल लेंगे, हमें लगन नहीं चाहिए कब कंसीव किया, हमें चाहिए किस दिन हुआ, उस दिन ग्रह कैसे थे। तो हमारे पास अब 2 सेट के ग्रह हो जाएंगे, एक जन्म के समय के ग्रह, एक कंसेप्शन के ग्रह, और दोनों ग्रह को एक कुंडली में डाल देंगे तो हर कुंडली में 5th हाउस प्रारब्ध अलग अलग दिखाई पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों के टूल्स की अवेलेबिलिटी मालूम होनी चाहिए और किस माध्यम से निकाल सकते हैं। ज्योतिष में हर प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं, बशर्ते आपके पास कितना ज्ञान है, कितना आपने पढ़ा है। हमारे गुरुवर केदार साहब, जस्टिस कपूर साहब, या हमारे सोसाइटी के फाउंडर डॉक्टर रमन, वो लोग कहते थे कि मुझे 20 से 25% एस्ट्रोलॉजी आती है इतना काम करने के बाद। तो हमें लगता था कि ये तो लोग बहुत हम्बल हैं। अब मुझे महसूस होता है कि मुझे भी 10% ज़्यादा नहीं आती एस्ट्रोलॉजी। इतनी ज़्यादा कॉम्बिनेशंस हैं, इतनी चीज़ें हैं, इसीलिए इसको दिव्य ज्ञान बोला गया है कि आप किस समय क्या देख रहे हो। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि पूछने वाला कितना सिंसियर है उस पर डिपेंड करता है उसके प्रश्न कैसे आएंगे और किस प्रकार के उत्तर दिए जाएंगे। अगर पूछने वाला ही अगर उत्तर प्रश्न भी ऐसे पूछ के आएगा तो उत्तर भी उसी प्रकार से भ्रमित हो जाएंगे वहाँ पर आप ज्योतिष के माध्यम से ये जरूर देख सकते हैं इन टूल्स के माध्यम से कि जो पूछने वाला है वो सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। ये कौन से हाउस या कौन से डिविजनल चार्ट से आप देखते हैं? एक विधा है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली, आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। कई प्रकार के टूल्स अवेलेबल है। जितने टूल्स की आपकी नॉलेज होगी, कब क्या करना है, कैसे करना है, ये आपके हाथ पे है। क्योंकि अल्टीमेटली ये उम्मीद की जाती है ज्योतिषी से कि उसको सब कुछ आता है। पूछने वाला भी ये सोच के आता है कि ये बिना बताए, बिना पूछे सब बता देगा वह। प्रश्न कुंडली में एक प्रकार का पहले भी था कि मुष्टि प्रश्न था। तो ज्योतिष पुरातन विधा है। उस ज़माने में अक्सर महिलाएं घर से बाहर कब निकलती थी तो खुल के पूछती नहीं थी, बोलती नहीं थी। अगर वो जाती हैं ज्योतिषी के पास तो उनको लगता था कि अगर ये पूछने आई हैं ये शायद बोलेंगी नहीं, पर मन में कोई ना कोई प्रश्न लेके आए हैं। तो किस प्रश्न को लेके आई हैं? कई प्रकार की विधाएं हैं। अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्थानों में अलग अलग विधाओं का इस्तेमाल होता है। आज के दिन में हम लोग जो करते हैं वो आधुनिक विधा है, प्रश्न कुंडली बना लेते हैं जन्मपत्री के माध्यम से। पर कई बार नाम के पहले अक्षर से, कई बार आने के डायरेक्शन से, कई बार उससे नंबर पूछ के कराते थे। तो अलग अलग विधाओं को अलग अलग लोगों ने, तो अगर जो पारंपरिक ज्योतिष था उसके माध्यम से देखा जाए तो ये ज्योतिषी के ऊपर डिपेंड करता था कि वो किस विधा का इस्तेमाल कर रहा है और कितना वो अपने प्रति समर्पित है। इसलिए जब हम लोग पढ़ाते हैं तो पहला काम करते हैं, ज्योतिष का जो हमारी सबसे मुख्य ग्रंथ है ज्योतिष बृहद पराशर होरा शास्त्र, उसमें एक श्लोक है, 2 श्लोकों का है, जो बताता है कि ज्योतिषी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या उसके अंदर क्षमताएं होनी चाहिए। गणित सो प्रवीणो या सब शास्त्रे कथ समा, इसी में देखिए 3 क्वालिटीज आ गई। गणित सो प्रवीणो, शब्द शास्त्रे कथ समा, मतलब जिसको गणित पे प्रवीण हो। इसका मतलब नहीं शकुंतला बन जाए वो, कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन का मतलब है कि आपको अपने जीवन के गणित मतलब ये होता है कि आप मैथमेटिकल नहीं कर रहे हो। अच्छा। जीवन के होने वाले गुणाभाग को, जोड़ को आप समझ सकते हो। कब क्या चीज़ होने वाली है उसमें आप प्रवीणता होनी चाहिए। इसके जरूरी नहीं है कि आप मैथमेटिशियन हो बड़े, आप अपने जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव को समझने में प्रवीणता हो आपके अंदर। शब्द शास्त्र है, किसी ने कहा लिंग्विस्ट हो, किसी ने कहा कि शब्दों पर कंट्रोल हो, किसी ने कहा कि इसको लैंग्वेज का कंट्रोल हो। हमको कब क्या और कहाँ बोलना है। मौन भी बहुत बड़ी एक सूचक है, और कब बोलना है, कब मौन रहना है, ये हमें मालूम होना चाहिए। और शब्द का इस्तेमाल कैसे करना है। कोई हमारे पास बीमार होके आया है, परेशान है, उसको हम अगर कड़वा बोल देंगे तो वो और स्ट्रेस में चला जाएगा। हमें उसको ठीक भी करना है और उसको सचेत भी करना है कि तुम बीमार हो, ठीक हो जाओगे। तो हमें शब्द कब कहाँ इस्तेमाल करने हैं। अब ये ज्योतिष ही कोई, ये ज्योतिष में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये मानव की अपनी क्वालिटीज़ हैं। कृतसमा, जिसने श्रम किया हो। अगर आप मेहनत ही नहीं करोगे
तो क्या मिलेगा आपको? ऐसे ही कई, कुल मिला के ऐसी 12 क्वालिटीज़ हैं जो जातक को दिखाती हैं, उनको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप पहले अच्छा मानव बन जाइए। आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होंगी तो आप अपने आप उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बिना कहे हुए बहुत कुछ समझ सकते हैं या उसको समझा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा मानव बन के, एक अच्छा इंसान बन के, और हमने क्या है कि अपने जीवन के थपेड़ों में बहुत कुछ खो दिया है, इंट्यूशंस भी खो दी हैं, हमने अपनी क्षमताएं भी खो दी हैं, हम बिना शब्दों के इस्तेमाल किए मानते नहीं हैं। आप मेरे सामने बैठे हो और मुझे आपके किसी काम को पसंद नहीं आया है और आपने मुझे कोई काम करके अपनी कॉपी में भी दे दिया है, तो मैं या तो शब्दों में कहूँगा बहुत बेकार है, और यह मैं देखा मुंह बनाया और यूँ पेपर फेंक दिया, मैटर कन्वेट। कोई ज़रूरी हम शब्द का इस्तेमाल करें, हमारे एक्शंस भी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही सिखाता है कि आप एक अच्छा इंसान बनेंगे तो अच्छा ज्योतिषी बन सकते हैं, अच्छा विधा को सीख सकते हैं। मन कर्म वचन तीनों से पवित्र रहिए। पवित्र कहना मुश्किल होता है, बट हाँ, आप सिंसियर होइए, आप डेडिकेटेड होइए, आप तभी काम कर सकते हैं। दूसरा, हम अच्छा और बुरा एनालाइज करते हैं। अक्सर हम पूछते हैं कि अच्छे और बुरे की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। ये सिक्कों के दो पहलू हैं, या कह लीजिए कि एक स्केल में, 100 के स्केल में आधा बुरा आधा आधा अच्छा। ये कभी कभी डिपेंड करता है। एक व्यक्ति के हाथ में हथियार है और दूसरे को मार रहा है या काट रहा है, उनको आप एक को डॉक्टर बोलते हो, एक को सोल्जर बोलते हो और एक को डाकू बोलते हो। तीनों काम एक ही कर रहे हैं, हथियार है, चाकू है, किसी को काट रहे हैं। इंटेंशन मैटर करती है, सिचुएशन, किस परिस्थिति में काम कर रहे हो। दो डॉक्टर हैं, दोनों ही सर्जरी कर रहे हैं, एक को मेडिकल अवार्ड मिला और एक को मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हो गया। कितना डिवोटेड है अपने काम के लिए। तो गुड और बैड डिपेंडिंग अपॉन किस सिचुएशन में कर रहे हो, कितना डिवोटेडली काम कर रहे हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से लाइफ को जीना चाहते हो। ज्योतिष यहाँ मदद करता है कि आपके अंदर जो प्रारब्ध लेके आए हो, जो कमियां हैं, उसको एक्सेप्ट कर लो और उसके अनुसार काम करोगे तो आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट और फ्रस्ट्रेशन कम होगा। और हम उसी चक्कर में परेशान रहते हैं कि हमारी अपेक्षाएं बहुत होती हैं, रिजल्ट्स नहीं आते हमारे पास। ये जो गैप आ रहा है डिमांड और सप्लाई का, वो क्यों आ रहा है? हम कुछ चीज़ों के लिए नहीं बने। आपने ये रोल किया एंकर का, आप फिल्मों में जाके एक्ट्रेस बन सकते थे। आपका रोल एंकर करने के लिए था, एक्ट्रेस बनने का नहीं था वहाँ पे। अगर आप वहाँ ट्राई करते डिसअपॉइंटमेंट होता है, आपने ये हुआ आपको। और जिस काम को करने के लिए आपका मन करता है, जुनून होता है, पैसन होता है, उसमें आपको तरक्की जरूर मिलती है। ये कहा जाता है कि आप जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है, पर जिसमें करें उसमें अपना 100% दीजिए। जब तक आपकी रुचि नहीं होगी उसमें फिर आप परेशान हो जाएंगे। बच्चों से आजकल ये हो रहा है। बच्चों को मैं अक्सर कहता हूँ कि 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी कि माँ बाप अपनी मरी हुई इच्छाएं बच्चों से पूरी कराते हैं। कोई डॉक्टर नहीं बन पाए, इंजीनियर नहीं बन पाए, सिविल सर्वेंट नहीं बन पाए, तो चाहते हैं हमारे बच्चे यही काम करें। दूसरी कैटेगरी हो सकती है 5 बच्चे इकट्ठे बैठे, एक ने कहा मैं ये बनूंगा, दूसरे ने कहा मैं ये बनूंगा, तीसरे का मैं ये बनूंगा, सब ने कहा कि मैं ये बन जाऊंगा। उन्होंने ये चेक नहीं किया कि मेरी क्वालिटी है कि नहीं वहाँ पर। तीसरा, अपना एक आदर्श बना लिया कि मैं इसको आदर्श को बनाना है। अब उस आदर्श बनने के लिए जो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स थी, वो क्वालिटी मेरे पास है या नहीं है, वो चेक नहीं किया और उस आदर्श को फॉलो करने लगे, तो कहीं ना कहीं हमें बीच में मुसीबत आने लगी। चौथी कैटेगरी वो है कुछ नहीं, जब करेंगे तो देखा जाएगा, जहाँ समय आएगा करते जाएंगे वहाँ पर। तो आप अपना समय धीरे धीरे खोते जाते हैं। तो समय किसी का साथी नहीं होता, जो निकल गया वो निकल गया। 5वीं कैटेगरी के वो होते हैं कि जिनको फिक्स होता है कि मुझे ये जीवन में करना है, मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरा गोल यही है, उसके पीछे पड़ जाते हैं तो वो गोल को अचीव भी कर लेते हैं। जितने भी महापुरुष सब ने कहा है कि जब तक आपका जीवन में सपना नहीं होगा, गोल नहीं होगा, आप उसको अचीव नहीं कर सकते।
तो हम किस कैटेगरी में फिट होते हैं? पहली बात तो सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने अगर उसको पढ़ाने के लिए भेज दिया होता तो क्या वो तेंदुलकर बन पाता? नहीं, कभी नहीं। लता मंगेशकर दीदी इतनी अच्छी गायिका बनी है, अगर वो पढ़ने के लिए होती, इंजीनियर बन रही होती, तो क्या वो गायक बन सकती थी वहाँ पे? दैट मीन्स कि हमको अपनी स्ट्रेंथ ज़रूर चेक करनी चाहिए, हम कहाँ पर हैं। ज्योतिष के माध्यम से हम ये जरूर कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर रुचि क्या है, किन किन सब्जेक्ट्स में इसके अंदर रुचि है। अब परिवर्तन इतना आ गया है, जब मैं पढ़ता था सन 80 में तो इंजीनियरिंग की 4 ब्रांचेस होती थी, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, और कंप्यूटर साइंस अपग्रेडेड हो गई थी। आज के दिन में उन 4 की 40 ब्रांचेस हो गई हैं। ग्रह तो वही हैं, बदले नहीं हैं। तो इसके लिए ज़रूरत है रिसर्च करने की कि इन्हीं ब्रांचेस के आधार से हम कौन सी ब्रांचेस चुन सकते हैं, किस में स्ट्रेंथ एरिया है। इकोनॉमिक्स अच्छा है आपका, फाइनेंस अच्छा है, ट्रेजरी अच्छा है, आप किस प्रकार से चीज़ों को अपना करना चाहेंगे वहाँ पर। सर, थोड़ा सा लोगों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करते हैं जी थ्रू दिस पॉडकास्ट कि मान लीजिए एक केस ले लेते हैं, कोई ऐसे ही उदाहरण के तौर पे आपके पास कोई कुंडली आई किसी बच्चे की, तो आप कौन से हाउसेस मेन चेक करेंगे? या अगर पेरेंट्स भी जा रहे हैं कोई एक गाइडिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करने एस्ट्रोलॉजी को, तो वो क्या पूछें ऐसा? क्योंकि आपने कहा कि प्रश्न सही पूछोगे तभी तुम्हें जवाब सही मिलेगा, तो उनको ये भी पता होना चाहिए ना कि अगर मैं इसको एक गाइडिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो प्रश्न क्या पूछना है? मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दूंगा, वहाँ पर हाउस वाले बारे बताऊंगा। चूँकि मैं सरकारी तंत्र में था और पहले गस्टेड अफसर को लोग ढूंढते थे, अटेस्ट करने के लिए ढूंढते थे डॉक्यूमेंट के लिए। हाँ जी। हमारे एक वाइफ के मित्र थे, उनकी बेटी आई परिवार के साथ कुछ डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने के लिए, और मेरी बचपन से शुरू से आदत थी कि बच्चों से मैं अक्सर इंटरेक्ट करता रहता था कि क्या कर रहे हो। इसलिए नहीं कि पिटिशन करनी है, इसलिए कि शायद मैं अपना अनुभव उनको संग शेयर कर सकूं। तो मैं साइन करते करते उसने पूछने लगा उससे कि बेटी क्या बनना चाहती हो, क्या कर रही हो। उसने कहा मैंने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है, सॉरी इसका जेई का एग्ज़ाम दिया है, अगले हफ्ते नीट का एग्ज़ाम देगा। तो मेरी कलम रुकी कि मेडिकल और इंजीनियरिंग 2 अलग अलग फील्ड्स हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था कहती है कि हम बायो भी पढ़ सकते हैं और मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, बट डजंट मीन्स कि हमें गोल ही नहीं मालूम अभी तक वहाँ पर। तो वो दोनों का एग्ज़ाम दे रही है, तो उसका अभी गोल से डिसाइड नहीं है अभी लाइफ में, तो वो कहीं ना कहीं अपना भ्रमित हो जाएगी। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा तुमने कभी सोचा है कि तुम स्ट्रेंथ क्या है इंजीनियरिंग? कि नहीं मैं अंकल डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इतने में हमारी उनकी मदर ने मेरी हेल्प करने के लिए जो स्टेपल किए हुए पेपर्स थे उनको निकाला और स्टेपल की पिन खोली, और वो पिन उनके उंगली में लग गई तो हल्के से खून आया। तो उन्होंने कहा उई, आवाज़ निकली होगी। वो बेटी डर के मारे किनारे छिप के बैठ गई खून देख के वहाँ पर। तो मुझे उसी समय महसूस हुआ कि जिसको डॉक्टरी करनी है और इतने छोटे से खून से अगर डर गई, जिंदगी भर खून से खेलना है उसको। तो मैंने अटेस्ट तो नहीं किया, उसके संग बैठ के डिस्कस किया। आज वो बच्ची इकोनॉमिक्स में पीएचडी करके पिछले 5 साल से नौकरी कर रही है जर्मनी में, एंड लविंग वन। कहाँ इंजीनियर, कहाँ डॉक्टर्स, कहाँ इकोनॉमिक्स। वो अपने जीवन में भ्रमित थी कि मुझे क्या करना है, उसको क्लियर नहीं था, उसको अपने स्ट्रेंथ एरिया के बारे में नहीं मालूम था। ज्योतिष के माध्यम से देखा जाए तो सेकंड हाउस इंडिकेट करता है कि जो व्यक्ति है वो उसकी लेवल ऑफ एजुकेशन कैसी होगी, हायर होगी, मेडिकोर होगी, नॉर्मल होगी, कहाँ लेवल तक जाएगा वो। दैट इज कॉल्ड प्रॉमिस ऑफ एजुकेशन। 4th और 5th हाउस से देखते हैं कि उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन कैसी होगी और हायर एजुकेशन कैसी होगी। 10th 11th तक कैसा होगा, 5th हाउस से उसकी एजुकेशन ग्रेजुएशन लेवल तक की आएगी। 9th हाउस इंडिकेट करता है कि आदमी की एजुकेशन का लेवल हायर एजुकेशन में मास्टर्स और पीएचडी कर सकता है। 11th हाउस इंडिकेट करता है उसके अंदर स्पेशलाइजेशन किस बात की होगी। कुछ लोग स्पेशलाइज करते हैं कि मुझे पर्टिकुलर फील्ड में करना है, लाइक न्यूरो में करने के बाद एक एमडी कर लिया, देन न्यूरो में अलग अलग ब्रांचेस में चले जाते हैं स्पेशलाइज करने के लिए, तो अपना स्पेशलाइजेशन 11th हाउस इंडिकेट करता है। पर इन सब का कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस से आता है कि लेवल क्या होगा, कितने लेवल तक जाएगा एजुकेशन करने के लिए। 4th और 5th हाउस मेजर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे 9th और 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए खासतौर से, कि वो किस सब्जेक्ट में उनकी रुचि है। और 10th हाउस चूँकि हाउस ऑफ प्रोफेशन है, तो एजुकेशन का संबंध प्रोफेशन से। आजकल पढ़ाई केवल इसलिए कराते हैं कि नौकरी करनी है,
पैसा कमाना है। पैसा कमाना है। अब अगर आपने अपनी पढ़ाई के माध्यम से ये प्रोफेशन करना है या आपको ये प्रोफेशन में जाना है तो कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए। अगर सिविल सर्वेंट का एम है तो कोई ज़रूरी नहीं डॉक्टर इंजीनियर बना जाए, इतना समय में वेस्ट किया जाए। कैन डू द मास्टर, नॉर्मली आप एजुकेशन कर सकते हो वहाँ पे। तो आपका प्रोफेशन और एजुकेशन में लिंक कैसा है, दिस ऑल इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि स्टडी करके बच्चों को गाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि आप क्या ज्योतिषी बताएंगे, पंडित बताएंगे, हमारे बच्चे पढ़ाई क्या करेंगे। एक टूल की तरह का समझें इसको वहाँ पे तो शायद संबंध होगा, क्योंकि जो आज के जो ज्योतिषी हैं वो भी पढ़े लिखे अनुभवी हैं। बिल्कुल। हमारा संस्थान जितने भी हैं सारे प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने अलग अलग प्रोफेशन को समझा है और उस पर काम भी कर रहे हैं। तो उनको उस प्रोफेशन की निटिग्रिटीज मालूम है। दे कैन गाइड मच बेटर कि उस फील्ड में क्या चीज़ें होनी है, क्या चीज़ें नहीं होनी है। तो इट डिपेंड्स अपॉन आप किसके पास जाते हो, कौन आपको हेल्प कर रहा है। तो सोसाइटी के रूप में बच्चों को भी हम उनका इंटरेस्ट एरिया देख सकें, वहाँ पर समझ सकें और उनको हम गाइड कर सकें, तो शायद हम उन बच्चों को चीज़ों को समझा सकते हैं। एक प्रोफेशन जिसके बारे में बहुत चिंतित रहता हूँ मैं, मुझे हार्डली कोई पेरेंट मिला है जिसने कहा है कि मुझे अपने बच्चे को टीचर बनाना है। पर हमें भूल जाते हैं कि नर्सरी की पढ़ाई से लेके और हायर स्टडीज़ तक बिना टीचर के आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। और जब आपने सीढ़ी नहीं बोया है टीचर बनाने का, तो टीचर बनेंगे कहाँ से। तो टीचर अब बन के आ रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट। हम अपनी लाइफ के अगर पन्ने पलट के देखें पुराने वाले, तो हमें अपने पूरे पढ़ाई में 1 या 2 या 3 टीचर मिलते हैं जिनसे हम याद होते हैं। वो वही हैं जो बाई चॉइस वाले हैं। और टीचिंग प्रोफेशन अपने आप में एक नोबल प्रोफेशन है। पैसा नहीं हो सकता है तो सेटिस्फेक्शन बहुत है। जब जब हम देखते हैं कि हमारी प्रिंसिपल साहिबा थी, जब हम लोग 10th तक पढ़े थे, और अभी भी हम उनको याद करते हैं टीचर्स डे के दिन या उनके बर्थडे पे दिन। वो 90+ हैं, अभी नोएडा में रहती हैं। इतनी खुश होती हैं कि हमारे बच्चे इतने बड़े हुए हैं। बताइए। तो एक जो अटैचमेंट की फीलिंग आती है वो उनसे ज़्यादा आती है जो टीचर बाई चॉइस है। और वो लोग एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, वो चाहते हैं बच्चों के संग कुछ नया सिखा के जाए, और कोई बच्चा उस टीचर को नहीं भूलता वहाँ पर। बहुत ज़रूरी है इस समय कि टीचिंग प्रोफेशन के बारे में हमारे पेरेंट्स को भी मालूम होना चाहिए कि हर प्रोफेशन की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। और उस बच्चे के अंदर क्या है, वो पढ़ाने में इच्छुक है या पढ़ने में है, वो भी बहुत ज़रूरी देखना वहाँ पर। तो उस माध्यम से हम जरूर कर सकते हैं कि हम कैसे लोगों को गाइड कर सकें, क्या आपको करना चाहिए। और जिस चीज़ के लिए आपको जुनून होगा वो ज़रूर आप सीखेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, आप उस पर से ज़रूर तरक्की करेंगे वहाँ पर। बिल्कुल। एक और सवाल सर, हमने पॉडकास्ट शुरू किया था क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे हम देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से, कुंडली से। तो जब इस पर्पस के लिए कोई कुंडली आपके पास आती है कि जी मेरा जीवन कैसा होगा, क्या मैं खुश रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा, मेरे पास पैसा है लेकिन वो एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तब आप कौन से हाउसेस देखते हैं? इसका प्रश्न डिपेंड करता है अलग अलग चार्ट्स के हिसाब से कि वो अल्टीमेटली उसका मन में आता है कि मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं है। ये सारा का सारा खेल लग्न का है। लग्न पर्सनालिटी है, पहला हाउस है कि आपको किस प्रकार से अपने आप को डील करना है। जीवन में बहुत कुछ कमाया है और उसको कलेक्ट नहीं कर पाए तो हैप्पीनेस नहीं आएगी। आपको खुशी कहाँ मिल रही है ये आपको देखना है। ये चीज़ें वहीं से आ जाती हैं वहाँ पर। और क्वालिटी लाइफ के लिए हमारे पास कई टूल्स हैं। ज्योतिष में 3 लग्नों के बारे में चर्चा होती आई है, जिसको सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं। लग्न, सूर्य लगन, चंद्र लगन। लगन आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है, आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है। चंद्र लगन आपके विचार हैं, थॉट्स प्रोसेस हैं। एंड सूर्य लगन आपकी आत्मा है। आप अपनी आत्मा को किस प्रकार से सजो के रखते हैं। जो अक्सर लोग कहते हैं ना, दिल और दिमाग की लड़ाई हो रही है। दिमाग बहुत तेज़ भागता है। चंद्रमा को अगर आप ध्यान से देखिए, 30 दिन में, पूरे महीने में कभी एक स्वरूप दिखाई नहीं पड़ेगा, कभी छोटा कभी बड़ा, बदलता रहता है। हमारा दिमाग भी वैसे ही भागता रहता है। सूर्य अथॉरिटी है जो कि आत्मा है, जो आपकी कॉन्शियसनेस जगाता है। आप कितने कॉन्शियस हैं अपने प्रति, उस पर डिपेंड करता है। तो आप वो चाहते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, वो इन तीनों लग्नों को मिला के निकलता है। ये लग्न की पूरी पर्सनालिटी तीनों बन के आती है, जिसको मैनेजमेंट के नियम से कहा जाए
पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। 11 ट्रेट्स होते हैं। ये 11 ट्रेट्स तीनों लगन से निकल के आते हैं। वही डिसाइड करते हैं कि हम कितने अपने आप से संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट हैं। एक टूल है अस्त्रग वर्ग, जिसके माध्यम से आप निकाल सकते हैं कि कितनी शुभता है। अक्सर लोग बात करते हैं शुभता और अशुभता की। लोग अशुभता को मानते हैं कि खराब हो गया, पर अशुभता खराब नहीं है। अशुभता का मतलब है कि आपको कितने कठिन परिश्रम करना है। शुभता मतलब है कि आपको बिना मेहनत के क्या मिल जाएगा। अशुभता का मतलब है कि आपको मेहनत करने के बाद क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। अष्टक वर्ग के माध्यम से जो गणितीय प्रक्रिया है, एक टूल है, उसमें निकालते हैं कितनी शुभता अवेलेबल है। कुछ बिंदु मिलते हैं, कुछ बाकी ग्रह कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई भी ग्रह अकेले काम नहीं करता। आप क्लास में अगर बहुत नटखट हैं और बदमाशी भी करते हैं, पर आपके संग 5 बच्चे दोस्त बैठे हुए हैं जो आपको रोकते हैं, तो आप अपनी हरकतों को नहीं कर पाते। दैट मीन्स आप वो ग्रह हैं जो कि कोई भी काम कर सकते हैं, तो 5 ग्रहों के संपर्क में रहने के बाद आप अपने को कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसे ही ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोई ग्रह अशुभ नहीं है, केवल वही करता है कि आपको कितने कठिन परिश्रम कराना है और कितना परिश्रम नहीं कराना। और इस परिश्रम को देखने के लिए हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से मानसिक चीज़ें बढ़ती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि साइकोलॉजिकल पॉइंट से देखा जाए, मैंने ये महसूस किया है कि बिना स्ट्रेस के सक्सेस नहीं मिलती। बिल्कुल सर। और स्ट्रेस को साइकोलॉजी ने डिवाइड किया 2 पार्ट में, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस आपका पॉजिटिव स्ट्रेस है, डी स्ट्रेस आपका नेगेटिव स्ट्रेस है। आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग बहुत जल्दी टूट जाते हैं, जो सुसाइड करते हैं या सरेंडर करते हैं। कुछ लोग जीवन भर लड़ते रहते हैं, अंत तक हार नहीं मानते और विजय प्राप्त करके आते हैं। इन लोगों का यू स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो जितने भी सो कॉल्ड अशुभ ग्रह हैं, मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, अगर वो स्ट्रांग होंगे तो व्यक्ति के अंदर स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी बहुत होगी। उनके अंदर तनाव सहने की क्षमता बहुत होगी, वो आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ हम लोग कर सकते हैं मेंटल वेलनेस पे, मेंटल हेल्थ पे। यही चीज़ें बन के आती हैं कि कौन व्यक्ति कितनी जल्दी टूट जाएगा, कौन कितनी जल्दी काम करेगा। अगर आप दिन भर कोई काम न करें, खाते पीते पड़े रहें, तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। और आप दिन भर मेहनत करते रहते हैं, तो आप सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करें तो 8 मंजिल बिना रुके चढ़ सकते हैं आप वहाँ पर। दैट्स मीन्स कि हाउ मच स्ट्रेस यू कैन बियर इट। ये प्लैनेट इंडिकेट करते हैं। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन कि किस प्रकार से चीज़ों को हम एनालाइज कर सकें, किस प्रकार चीज़ों को देखें और काम करें वहाँ पर। एक और सर सवाल है मेरा कि पर्पस ऑफ लाइफ भी क्या कुंडली से देखी जा सकती है? यस, व्हाई नॉट। हम किस पर्पज के लिए आए हैं, क्या 9th हाउस देखते हैं? ये वो तो शायद अगला जन्म होता है। इट डिपेंड्स अपॉन आपका पर्पज। जब लेके आए हैं तो अगेन लगना इज़ अ फोकल पॉइंट। अच्छा, लग्न को देख कि आपका पर्पज क्या है, आपकी पढ़ाई, वो आपने जो पढ़ाई करने आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सब कुछ लगन से निकल के आता है। लग्न चार्ट कह रहे हैं आप? फर्स्ट हाउस आपके पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है, आप किस पर्पज से यहाँ आए हो। ऑल हाउसेज विल सपोर्टिंग हाउसेज बन जाते हैं उसके लिए। अब एक कुंडली से आप जातक के जीवन में, उसके परिवार के जीवन में, उसकी माँ के बारे में, उसके पिता के बारे में सब देख सकते हो। अब आपको देखना है कि सेकंड हाउस किसका, सेकंड हाउस फर्स्ट हाउस का सेकंड हाउस, कुंडली का सेकंड हाउस किसके लिए देख रहे हो, व्यक्ति के लिए देख रहे हो। उसका कुटुंब कैसा होगा, उसकी धन की संपदा कैसी होगी। थर्ड हाउस देख रहे हो, उसके भाई बहन कैसे होंगे। दैट मीन्स कि यू आर कंपेयरिंग विद द फर्स्ट हाउस। तो आपने पहली चीज़ का फोकस होता है कि आपने लग्न की कुंडली देखना है कि उसके अंदर क्या क्षमताएं हैं और वो क्या कर सकता है, किस फील्ड में जाएगा। 9th हाउस फादर का है, कहते हैं धर्म का भाव है। हम धर्म को जोड़ देते हैं रिलीजन के साथ, पर अनफॉर्चुनेटली धर्म का मतलब है ड्यूटीज। आप कितनी ड्यूटीज पूरी करोगे। 9th हाउस पिता का है, पिता मतलब हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल है, तो हम कुटुंब लेके चलते हैं वंशज। तो पिता से संस्कार में क्या मिला आपको, आपने उसको आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, या कितनी ड्यूटीज आप फुलफिल करोगे। 10th हाउस कर्म भाव है आपका, कि आप कितने कर्म करोगे कि नहीं करोगे वहाँ पर। वो प्रोफेसर का भाव भी है।
तो एक भाव के पास 70-80 सिग्निफिकेंस है, वो अपना काम करते हैं, बट सारा फोकस बन के आता है वो किसके इर्द गिर्द गुजरा है, वो लगन या फर्स्ट हाउस के इर्द गिर्द गुजरा है। वही अगर नहीं मिलेगा तो बाकी चीज़ों से संरक्षण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए व्यक्तियों की क्षमताएं देखना, उनका पर्पस देखना, किस पर्पस के लिए आए हैं। जितनी बेटर स्टडी हम फर्स्ट हाउस की कर लेंगे उतने ही आसानी से व्यक्ति को समझ जाएंगे कि वो काम करेगा, क्या कर पाएगा या नहीं करेगा। तो सर 12 लग्न होते हैं, किसी की भी कुंडली आप उठा के देख लीजिए, 12 राशियां हैं, 12 लग्न हैं, तो एक लग्न के तो न जाने कितने सैकड़ों लोग होंगे। तो फिर क्या आप बाकी ग्रहों की पोजीशनिंग देखते हैं या लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, किसको दृष्टि दे रहे हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस देखते हैं? कई पैरामीटर्स के आधार पर है। बहुत सही प्रश्न आपका था कि अक्सर जब हम लोग पढ़ाते हैं एक ही क्लास में, यहाँ 40 बच्चे हैं, तो एक ही लग्न के 6 आदमी मिल जाते हैं। बिल्कुल। सबके चेहरे एक से नहीं होते, सबके नाक एक सी नहीं होती, सबके आंखें एक सी नहीं होती, फ़र्क आता है। यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं जिसको और टूल्स के माध्यम से कहते हैं डिविजनल चार्ट्स। हम एक राशि को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक हम मुख्य है नवांश चार्ट, इसमें हम 9 से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब हो गया कि एक राशि के अब 9 अंश हो गए, 9 राशियाँ मिल जाएंगी हमको। अब एक ही राशि वाले लगन वाले हमें सब आदमी मिल जाएंगे, 6 आदमी, उन 6 के 9 नवांश अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा। दैट मीन्स दैट पर्सन इज कंट्रोल्ड बाय 2 राशि, 1 राशि ऑफ द मेन चार्ट, 1 ऑफ नवांशा राशि। अब उनको लेके जगह करेंगे वहाँ पर तो फ़र्क वहाँ से आ जाएगा कि उनके जीवन का पर्पस क्या आया, वो सकल उनकी जो परिवर्तन आया वो क्यों आया। ऐसे ही टूल निकालते हैं ग्रह कौन से बैठे हैं, वो लगन की डिग्री के हिसाब से देखते हैं, तो किस नक्षत्र में है, किस ग्रह की कक्षा में है वो। तो ऐसे करीबन 15-20 पैरामीटर्स है, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हर एक की चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो अगर कोई एग्जाम्पल मिल जाता है तो देखने के लिए कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेष लगन की कुंडली हमारे पास आती है, 4 आदमी हमारे पास बैठे हैं। मेष लगन में 9 नवांश बन के आएंगे, काउंटिंग वहीं से शुरू होती है, तो हमें मेष से लेके धनु तक के 9 नवांश मिल जाएंगे। 3 आदमियों में एक का मेष में टॉरस नवांश था, एक का मेष में कैंसर नवांश था और एक का मेष में वृश्चिक नवांश था। अब ये 3 नवांश मिलते हैं तो दैट मीन्स कि दैट पर्सन मेष में टॉरस, दैट मीन्स कि 2 राशियों का स्वामी का दिखाई पड़ रहा है उसके अंदर इम्पैक्ट। मेष मूवेबल साइन है, मेष फायरी साइन है, टॉरस अर्दी साइन है और टॉरस फिक्स साइन है। ये व्यक्ति ओरिजिनल रूप से तो मूवेबल होगा, परिवर्तन चाहता होगा, पर टॉरस नवांश में है, जिद्दी भी होगा। आग है वहाँ पर तो अंदर ज्वाला बहुत होगी, पर वो आग पृथ्वी वाली है। दैट मीन्स पृथ्वी पे है, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व में दोस्ती है, दुश्मनी नहीं है। तो परिवर्तन चाहता जरूर होगा, पर संग में जिद्दी भी होगा, उसकी पर्सनैलिटी चेंज आ गया। दूसरा मेष और कर्क में है, मेष फायरी मूवेबल साइन, कर्क मूवेबल साइन। अब ऐसे में मेष में और कर्क में मूवेबल आएगा, दोनों मूवेबल है, तो ये व्यक्ति कभी भी एक जगह स्थिर नहीं हो सकता, ये परिवर्तन चाहता रहेगा, इसकी जिद भी नहीं होगी। वहाँ पर जहाँ होगा बात मान लो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे वहाँ पर। वहाँ पानी है, कर्क पानी है, मेष आग है, और आग और पानी तत्व में भर रहे हैं, दुश्मन है एक दूसरे के। आदमी आग से कम जलता है, भाप से ज़्यादा जलता है, तो उसकी स्वभाव होगा वो एक उबलते हुए पानी की तरह है, भाप की तरह होगा। अगर रोकोगे तो वो कहीं ना कहीं भड़क के बाहर निकलेगा। तो उस पर्सनालिटी को चेक करने के लिए कई प्रकार के टूल्स इस्तेमाल होता है, जिससे हम इसका अध्ययन कर सकते हैं वहाँ पर। इसीलिए कहा जाता है कि आप ज्योतिष पढ़ लीजिए तो कम से कम लोगों से आप भ्रमित नहीं होंगे, आप अपने बारे में खुद जान सकते हैं कि मैं क्या हूँ। अपना परिचय सुन से हो जाए तो आदि समस्याओं का हल तो आप निकाल ही सकते हैं। सर अगर हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि एक गाइडिंग टूल के तौर पर हम एस्ट्रोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर प्रारब्ध का क्या? कई बार ऐसी कुंडलियाँ भी आती हैं जहाँ पर लिखा ही नहीं होता है कि इसको तो कृपा प्राप्त ही नहीं होगी कि ये कभी चल के एस्ट्रोलॉजर के पास चला जाए या फिर अपनी ही फील्ड में किसी बड़े से या किसी नॉलेजेबल पर्सन से राय ले ले, वो अपनी मिजरी में रह जाता है क्योंकि उसकी कुंडली ही ऐसा बता रही है। ऐसे केसेस भी आए हैं आपके पास? कई प्रकार से आता है कि प्रारब्ध में अगर उसको भुगतना है,
इसलिए ज्योतिष का पहला सिद्धांत है जिसका मैं पालन करता आया हूँ कि जब तक व्यक्ति आपके पास पूछने मत आए, नहीं आए, तो आप सलाह मत दीजिए। आपने खुद महसूस किया होगा, किसी पार्टी में जाइए और कोई डॉक्टर मिल जाए आपसे और आप उससे पूछने लगें कि यार मुझे 800 ये बीमारी हो रही है, क्या दवाई लूँ? वो दवाई बता देगा, पर दवाई सूट नहीं करेगी आपको, क्योंकि आप उसके क्लिनिक जाएंगे तो वो उस मोड में होगा, फिर आपको सही ट्रीटमेंट करेगा वहाँ। ऐसे ज्योतिष का इस्तेमाल अक्सर लोग करते हैं, ज्योतिषी से मिलने के बाद मेरा हाथ देख लो, अच्छा वहाँ पे। ये कहा जाता है कि थंब रूल है कि आप जिस स्थान पर कर रहे हो वहीं पे करो, और अगर व्यक्ति आपके पास आता है तो कुछ मन में शंकाएं लेके आएगा। हो सकता है कि उसके कुछ भ्रम भी हो, मजबूरी में आए, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार से गाइड कर रहे हो। गीता का बहुत वसीय श्लोक है, समय और नियति, इनसे बलवान कोई नहीं है। जब तक समय नहीं आएगा तब तक व्यक्ति नहीं आएगा। प्रारब्ध कभी नहीं कहता कि मुझे कष्ट देना है, प्रारब्ध कहता है कि आपको उन कर्मों के फल भुगतने हैं जो आपने किए थे। वर्तमान जन्म के कर्म आपके वो डिपेंड करते हैं कि आपको इतना कर देते हैं कि आपको कर्मों के जो भुगतने की ग्रेविटी है उसमें कमी ले आए। और शायद ही कोई ऐसा होगा जो वर्तमान में चाहता नहीं होगा मैं सुख रहना चाहूँ। सब चाहते सुखी रहें, मन में एक फीलिंग रहती है। तो कभी कभी समय और नियति के माध्यम से लगता है, ग्रहों के परिवर्तन से लगता है, दशा के माध्यम से लगता है। दशा भी कहती है कि ये परिवर्तन आएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जो दशा का हमारा प्रणाली है उसमें महादशा आती है। बचपन में जो आदमी बहुत बोला करता था अचानक से चुप हो जाता है, जो बचपन में चुप रहता था अचानक से बोलने लगता है। तो जब जब महादशा बदलती है ग्रहों की, वो जातक के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन लेके आती है, और वो एक प्रणाली के माध्यम देखा जाता है। तो वो सीक्वेंस मिनिमम 6 साल का है, मैक्सिमम 20 साल का है। शनि की शुक्र दशा 20 साल की होती है, सूर्य की 6 साल की होती है। तो 6 से 20 साल के बीच में किसी भी ग्रह की रेंज आ सकती है। तो जब भी दशा परिवर्तन होता है जातक के अंदर परिवर्तन जरूर आता है। मेरा ये मानना है, दशा को हम देखते हैं संभावित समय को दिखाने के लिए, पर दशा जातक के अंदर भी चेंज लेके आता है अपनी पर्सनालिटी में। जिस वो भाव का स्वामी है, जिस भाव में बैठा है वहाँ पर उससे संबंधित कोई ना कोई परिवर्तन जरूर लेके आता है। जातक के अंदर परिवर्तन लाता है, वो अपना बिहेवियर चेंज करता है वहाँ पर। प्रारब्ध अक्सर तंग करता है, ऐसा लोग मानते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि तंग नहीं करता, वो आपसे वो कर्म करवाता है जो आपको करना चाहिए। अगर आप इस बात के ज्ञाता हो जाएंगे कि मुझे ये कष्ट भुगतने हैं, तो उसका फल भुगते हैं। एक कहीं बहुत अच्छा सा पढ़ा था, एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ लेटे हुए थे, तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा जाओ बैंडेज लेके आ जाओ। तो बोले गुरुजी, बोले मैंने कहा बैंडेज लेके आ जाओ। वो बैंडेज लेके आ गया। जैसे वो लेके आया उसने पंखा गिरा और उनके पैरों पे गिरा, पैर कट गया उनका। तो उसने कहा गुरुजी आपको मालूम था कि पंखा गिरने वाला है, तो आपने पैर क्यों नहीं हटाया? बोले बेटा ये मेरे प्रारब्ध कर्मों का फल था। बैंडेज मंगवाना मेरे अपने वर्तमान जन्म के कर्म थे, मैंने बैंडेज मंगवा लिया है, पट्टी कर ली, खून नहीं बहा और अपने कष्ट से मैंने कमी कर ली, पर कर्म के फल भुगत लिए। इस पंखे से बचता तो कहीं और चोट दुर्घटना होती मेरे साथ। तो मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि जो लिखा है वो तो होना ही है, उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते, डेस्टिनी को ऑल्टर नहीं किया जा सकता। वो तो आएगा आपके पास, अभी आएगा, बाद में आएगा, सस्पेंडेड एनिमेशन में रहेगा, होगा तो आपके आना तो है किसी स्वरूप में उसके पास। आपके पास है इसकी फल भुगतने की जो ग्रेविटी है वो हम कम कर सकते हैं। क्या भगवत कृपा की इंटरफेरेंस से भी वो चीज़ कट नहीं सकती? देखिए आपके 3 देवी ऋण हैं, 3 देवी ऋण आपको हमेशा ड्यूटीज़ कराते हैं, तो वो भगवत कृपा नहीं है, वो आपके ड्यूटीज़ हैं, आपको पूरी करनी है। अपने पितरों के प्रति ड्यूटी मीन्स आप जिस वंशज में किया उसके प्रति ड्यूटी है आपको। गुरु ऋण अपने शिक्षकों के प्रति आपकी ड्यूटी, वो आपको करनी है। वो अच्छे हों या बुरे हों, ड्यूटी आपको करनी है, आपको अच्छा ही करना है। और ऋषि ऋण मीन्स आपके इष्ट देव और आपकी भगवत कृपा। तो आपको ड्यूटीज तो करनी है, आपको श्रद्धा होनी चाहिए उसके ऊपर।
एक बहुत अच्छा सा संदर्भ है इसमें गीता के ऊपर, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति। ज्ञान में, गीता में भी कहते हैं कि ज्ञान, कर्म और भक्ति के बारे में गीता लिखी गई है। अगर गीता को ध्यान से पढ़ें, 18 अध्याय में सबसे ज़्यादा भक्ति के बारे में बात की है, उससे बारे कर्म की बात है और सबसे कम ज्ञान के बारे में बात है। ज्ञान को श्रद्धा से जोड़ दीजिए, कर्म को विश्वास से जोड़ दीजिए, तो भक्ति कहाँ पर है? हर आदि के पास श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, वो भक्ति कम है। भक्ति आती है समर्पण से। अगर मुझे आप पर भरोसा है, ज्ञान, श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, पर समर्पण नहीं है, तो भक्ति नहीं आएगी वहाँ पे। भगवान भी श्रद्धा और विश्वास रहता है, भक्ति का भूखा है, समर्पण का भूखा है। आप समर्पण कर दीजिए, आपको ये लगेगा कि नुकसान नहीं होगा तो नहीं होगा। तो यही अगर हमने अंतर समझ लिया, भक्ति बिना समर्पण के नहीं आती, हम वही नहीं कर पाते। वो जब तक हम नहीं करेंगे तब तक शायद आगे नहीं बढ़ पाएंगे वहाँ पर। ज्योतिष का विज्ञान, ज्योतिष का शास्त्र ग्रहों के माध्यम से केवल आपको ये गाइड करता है कि इस जातक के पास क्या है, पर सॉल्यूशन इसका अभी भी उसके कर्मों पे है, उसके मनोविज्ञान पे है, वो कैसे काम करेगा, कैसे नहीं करेगा। ये आपको हेल्प करता है कि मुझे क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है इससे, और क्या सलाह देनी है। आपकी सलाह मानेगा कि नहीं मानेगा, ये भी आपको चेक करना है। कहाँ से देखते हैं ये तो ज्योतिष के, ये गूढ़ रहस्य है, ये नहीं ये बता सीक्रेट सकते। रहने दीजिए आप। वो तो हर एक कुंडली के लिए बदल जाता है। ओके। जब आप आएंगे, पूछेंगे तो मालूम पड़ता है वहाँ पे। क्योंकि आज के इतनी एप्लीकेशंस बन गई हैं, तो मुझे लगता है कि इन एप्लीकेशंस को माध्यम से आप इंस्टेंट रिजल्ट तो ले लेते हो, पर वो मानव विज्ञान जो ज्ञान है वो कहाँ जाएगा? हर कुंडली एक सी नहीं हो सकती, उसमें परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा होगा, उसके अंदर फर्क आएगा। और जब तक आप उससे मिलेंगे नहीं तब तो नहीं मिल सकता उससे। क्या सर एस्ट्रोलॉजर के लिए वाक सिद्धि भी कुछ मैटर करती है? क्योंकि मैंने ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर देखे हैं, कई लोग देखे हैं कि एक हाथ बस कुंडली पड़ी और देखा और कुछ बोल दिया और वो सच हो गया। और जब आपने कैलकुलेशन करी ना, थोड़ी बहुत भी अगर आपको नॉलेज है, तो आपको लगा ये तो मेरे ग्रह बता ही नहीं रहे हैं, ये मेरे साथ कैसे हो गया? तो क्या वो वाक सिद्धि भी होती है? देखो, ये तो आपका सिद्धि है, जो होता है बृहद पराशर होता का जो श्लोक है कि कितने आपने अपने अंदर अपने इंद्रियों पे बस किया हुआ है। तो दिव्य ज्ञान भी इसलिए कहते हैं कि ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करता है कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो कभी कभी कुछ बुलवा देता है, माँ सरस्वती की कृपा होती है, माँ सरस्वती वही बुलवाती है जो आप चाहते हैं करवाना। अक्सर ज्योतिष कुंडली के अलावा भी बहुत कुछ बोल जाता है। रीज़न उसका ये है कि उसको ऐसी उस समय की जो फीलिंग आती है, इसलिए ज्योतिष को नॉर्मली कहा गया 3 खंडों में बांटा गया है, होरा, संहिता और सिद्धांत। और बाद में कहा गया 5 खंड में है, शकुन और समय। अब शकुन जो है वो यही आपकी फीलिंग्स हैं कि आप कैसे कनेक्ट होते हैं, इससे इंटरनल पार्ट। वायरलेस तो अब आया है ना आपके पास, वाईफाई अब आया है ना, हमारा पुराना वाईफाई चल रहा है इंट्यूशन। अगर आपने अपने आप को इंट्यूटिव पावर बढ़ा रखी है, तो जब आपका मन अचानक से दुखी होता है तो आप उस व्यक्ति से संपर्क करते हो जो आपके बहुत क्लोज होता है। और जब आप अचानक से बहुत खुश हो जाते हो, या तो वहाँ से खबर मिल जाती है या उससे संपर्क कर लेते हो। अगर आप नहीं करते हो तो खबर आपके पास 2-3 दिन बाद आ जाती है। दैट्स इज वायरलेस। आपने अपने इंट्यूटिव पावर को कितना बढ़ाया है। इंट्यूटिव पावर कोई अलग से पैदा नहीं होती है, हर व्यक्ति पैदा अपने हाथ लेके आया है, पर हमने उसके ऊपर इतनी चादरें चढ़ा रखी हैं बाकी चीज़ों की, हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। वही प्रॉब्लम करती है हमारे में। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों को, अपने अंदर की जो क्षमताएं हैं, इंद्रिय हैं, वही गाइडिंग फोर्स है। और अंत में ज़रूर कहना चाहूँगा कि अक्सर कहते हैं कि बच्चों को कुंडली नहीं देखनी चाहिए, और सही भी है। हम अक्सर कहते हैं कि हमने बच्चों को संस्कार बहुत दिए हैं, पर दिए हैं कि नहीं हमें नहीं मालूम। हम जो भी बच्चों को देते हैं वो 8 साल तक उम्र देते हैं, 8 साल के बाद कुछ नहीं देते हैं। 8 साल तक बच्चे माँ और पिता के साथ रह के जो उनको देखते हैं, बोले हुए शब्द और बिना बोले हुए शब्द, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। 8 से 12, अब इनको जोड़ लीजिए एस्ट्रोलॉजी के साथ, बायोलॉजी के साथ और मनोविज्ञान के साथ। मनोविज्ञान कहता है कि 8 से 12 ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज,
बायोलॉजी कहती है 8 to 12 इज प्यूबर्टी स्टेज, चेंज वाली। ज्योतिष भी कहता है 8 से 12। 8 से 12 व्यक्ति ट्रांसफॉर्म करता है, 12 से 18 टीनेज। आप नोटिस कीजिएगा कि आपके आसपास 8 साल से कम उम्र का बच्चा, अगर आप बहुत दुखी हो, नाराज हो, आप भले हंस रहे हो, आपके आसपास कभी नहीं आएगा। वो भांप लेता है कि ये वाइब्रेशन अच्छी नहीं है। और आप कितने अच्छे मूड में बैठे हो, कितने में सीरियस बैठे रहो, आप गुस्से में देखो, वही बच्चा 8 साल से कम उम्र का आपके यहाँ तांडव करेगा, आपके पास खूब आके खेलेगा आपसे। वो भांप लेता है कि वो दैट इज कॉल्ड चाइल्ड साइकोलॉजी। तो हम जो देते हैं बच्चों को 8 साल की उम्र में देते हैं। 8 के बाद बच्चों को कुछ नहीं देते। 12 के बाद हम जो करते हैं ये वो ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट है। तो जो हम देख के आए हैं उसको फॉलो करते रहते हैं। तो हमें अगर कुछ देना है संस्कार बच्चों को तो 8 साल की उम्र तक ही देना है, वर्बल और नॉन वर्बल बोथ दोनों। वो बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पर। 8 साल के बाद हम बच्चों को कुछ ही देते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर छोटा बच्चा है, आप उसकी बात नहीं मानते तो आपको गाल पर थप्पड़ मारता रहता है। आप हंसते हो, बच्चा प्यार कर रहा है। यही 3 महीने का बच्चा कब 5 साल का बन गया मालूम नहीं पड़ रहा आपको। और आप किसी पार्टी में बैठे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, वो आया, आपने बात नहीं मानी, आपको थप्पड़ मारना शुरू कर दिया गाल पे। आपके तो क्या बदतमीज़ हो, आपने उसको रोका नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा भी यही मानना है कि हमें बच्चों के संस्कारों पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक बात रही एस्ट्रोलॉजी की, तो इसको एक गाइडिंग टूल के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आप कुछ ऑल्टर नहीं कर सकते बट आपको एक रास्ता पता चल जाएगा, कि मैप मिल जाएगा कि कहाँ कौन सी टाइम अच्छा है, कौन सा टाइम थोड़ा सा स्ट्रगल वाला है। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए और इतने सारे इंसाइट्स स्पीकिंग ट्री के दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। अंत में ज़रूर कहना चाहूँगा एक बार आपको कि कभी मौका लगेगा तो मुहूर्त के बारे में ज़रूर बात करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारे 16 संस्कार हैं, हम जिसको भूल चुके हैं, इसको ढकोसला मानते हैं। ये 16 संस्कार हमारे इस जीवन में कहीं ना कहीं एक रक्षा कवच लेके आते हैं। इनका क्या महत्व है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो संस्कार पहले 48 से 16 कर दिए गए हैं, अगर हमने शुरुआत कर दी तो हम कहते हैं संस्कार क्या देने हैं। वो संस्कार हमारे उन संस्कारों से आते कैसे कराना है कवचित के ऊपर। बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। और देखिए, हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात की। बहुत सारे अलग अलग चार्ट में हाउसेस जो हैं उनसे कैसे आप चेक कर सकते हैं, कैसे आप खुद जान सकते हैं, या आप कौन सा सवाल करना है जिससे भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, वो सारी बातें आज आपको इस पॉडकास्ट के ज़रिए पता लगी। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।